आज 24 अक्टूबर है और आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई। आज के दिन इस बात पर बहस हो रही है कि क्या संयुक्त राष्ट्र में सुधार हो पाएंगे, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में क्या सुधार हो पाएगा। और यह बहस और यह प्रश्न भारत के संदर्भ में और भी प्रासंगिक हो उठता है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संस्थापक सदस्य रहा है। 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना को लेकर जो कारवां आगे बढ़ा, आज 2020 में उसके 75 साल हो गए हैं। आज पूरा विश्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना का हीरक जयंती यानी 75th एनिवर्सरी मना रहा है। लेकिन इस अवसर पर भारत के 130 करोड़ देशवासियों के मन में ये बात एक तरह से गूंज रही है, कौंध रही है कि क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन पाएगा। क्या सुधारों की जो बात हो रही है अनेक वर्षों से, वो कभी पूरा हो पाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में ढूंढते हैं और ये भी देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आज कहां खड़ा है। वैश्विक समस्याओं के समाधान में यूएनओ कहां अपने आप को खड़ा पाता है। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको बता दूं संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा संक्षिप्त बैकग्राउंड, तो 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और अगला विश्व युद्ध न हो उसके लिए एक मंथन किया गया जिसको पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 10 जनवरी 1920 को पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन हुआ और वहां पर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया। लेकिन राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 1945 तक चला। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध ना हो, पुनः इस विषय पर मंथन होने लगा और 25 अप्रैल 1945 को 50 कंट्री अमेरिका के एक जगह पर मिलते हैं जिनका नाम है सैन फ्रांसिस्को। और वहां उनका मेन काम होता है कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को यानी उसके उद्देश्यों को ड्राफ्ट किया जाए, मूर्त रूप दिया जाए। 25 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था उसको एडॉप्ट किया गया और उस पर 51 देशों ने साइन किया जिसमें भारत भी शामिल है। और अंततः 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो आज 24 अक्टूबर है और 75 साल पूरा हो रहा है। 2011 में साउथ सूडान को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता दी गई और आज 193 सदस्य हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। विश्व के लगभग सभी देश संयुक्त राष्ट्र के आज के तारीख में सदस्य हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ आज कहां खड़ा है, किन उद्देश्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में युद्ध ना हो, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना, ये एक बड़ा उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र संघ का। राष्ट्रों के बीच में दोस्ताना संबंध विकसित हो, यह भी उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की स्थापना हो, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, मानवाधिकार को कैसे बचाया जाए, यह भी उद्देश्य था। ह्यूमैनिटेरियन एड को डिलीवर करना था। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करवाना था। यह उद्देश्य के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन यह 1945 की दुनिया थी। 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन संसाधन, समस्याएं समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं।
21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां सब कुछ अलग है, डिफरेंट है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और सिस्टम न बदले तो फिर बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अगर बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता को खड़ी करते हैं। यह बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, कोल्ड वार कोल्ड ही रहा, हॉट वार में तब्दील नहीं हो पाया। डीकोलोनाइजेशन यानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की प्रक्रिया सफल रही, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि इस बीच अनेक युद्ध हुए, अनेक गृह युद्ध, सिविल वॉर्स भी हुए, कितने ही आतंकी हमलों ने पूरे दुनिया को थर्रा दिया, खून की नदियां बहती रही उस समय। और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? ये प्रश्न आज प्रासंगिक है। पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रेस्पॉन्स कहां है? यह एक इंपॉर्टेंट बात है। कोविड-19 के कारण जो ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक लॉस हुआ है, उसकी तुलना किसी मेजर और बड़े विश्व युद्ध से की जा सकती है। और यह भी महत्वपूर्ण है कि जितना बेरोजगारी बढ़ी है, वो बेरोजगारी 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से उसकी तुलना की जा सकती है। कहां है यूएन? कहां है संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके अनुषंगी ऑर्गेनाइजेशन? आज ये पूछने का समय आ गया है। ये संयुक्त राष्ट्र के सामने सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्वेश्चन है। आज जो बहुपक्षवाद है, मल्टीलैटरलिज्म, जो मल्टीपोलैरिटी है, बहुध्रुवीयता, आज अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। एक नया विश्व, एक नया अगर आप कहें तो शीत युद्ध शुरू हो गया है। दैट्स कॉल्ड राइज ऑफ न्यू कोल्ड वॉर। वेस्ट और ईस्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वेस्ट ईस्ट कन्फ्लिक्ट। एक तरफ यूएस है, दूसरे तरफ चाइना और रसिया हैं। चाइना का जो उदय है और साथ में जो अमेरिका की वैश्विक हेजीमोनी है, उसका जो एक ध्रुवीयता है, उसके कारण आज ये सब उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा अनेक देश हैं जिसे रॉ स्टेट कहते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हुआ, ईरान हुआ, वो भी समस्या खड़ी कर रहा है यूएन के सामने। इसके अलावा अगर आप देखें तो डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, वैश्वीकरण के माहौल को आगे बढ़ाना था, ग्लोबलाइजेशन के पाथ को स्ट्रॉन्ग करना था। लेकिन आज क्या हो रहा है? डी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, गाड़ी थोड़ी उल्टी चल रही है। आज प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इकोनॉमी में लोग अपना रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा यूएस का जो है अमेरिका फर्स्ट का पॉलिसी। आज बहुपक्षवाद को और बहुध्रुवीयता को समय की आवश्यकता है, उसको अपनाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लागू करने की, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। सो बड़ा प्रश्न यह है कि हाउ टू क्योर एग्जिस्टिंग वीटो सिस्टम दैट रेस्ट विद P5 विद इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो परमानेंट 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का पावर है, आज इसको कैसे सुधारा जाए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उसको कैसे लागू किया जाए ताकि वो वर्तमान आर्थिक और जो सैन्य शक्तियों का वितरण है उसको रिफ्लेक्ट कर सके, उसको बता सके। एक कहा गया कि नो रिफॉर्म इन द यूएन वुड बी कंप्लीट विदाउट रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना यूएन का सुधार नहीं हो सकता है। सो द क्वेश्चन इज, विल P5 कंट्रीज अलाउ पावर शेयरिंग? ये जो 5 सुरक्षा परिषद के देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, क्या ये लोग किसी अन्य देश को अपने साथ पावर शेयरिंग करने देंगे, अलाउ करेंगे परमानेंट बनने का, सदस्य बनने का? इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली केवल और केवल एक ऐसी अनुशंसा करता है, रिकमेंडेशन देता है जो राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं है, यानी नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। और फिर इसका क्या उद्देश्य है? इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अगर पैसा नहीं है तो संयुक्त राष्ट्र कैसे अपने नीतियों को, अपने रणनीतियों को लागू कर पाएगा? इसके अलावा अनेक ट्रांसनेशनल चैलेंजेस है, जैसे इंटरनेशनल टेररिज्म जो है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मसला है। इसके अलावा जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सामूहिक विध्वंस के हथियार, जिसे WMD कहते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसमें न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स आते हैं। इसको कैसे रोका जाए? किस तरह से निःशस्त्रीकरण का जो उद्देश्य है, डिसआर्मामेंट है, उसको अचीव किया जाए? क्लाइमेट क्राइसिस आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट जो आ गया है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उसको कैसे अचीव किया जाए। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का मामला है, पॉवर्टी का मामला है, ये सब आता रहता है। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की बात है, संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिकता से जुड़ा है। आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के करोड़ों लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म्स को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज हम सभी भारतवासी चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? और भारत की दावेदारी कोई खोखली नहीं है। अब भारत का पक्ष भी जान लीजिए। एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है चीन के बाद, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है और उसको चखा है, वो एक ऐसा देश भारत है। जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव पूरे दुनिया के एक बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को प्रश्न है आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है, यह भी जानने की आवश्यकता है। भारत की सोच संयुक्त राष्ट्र के ऑब्जेक्टिव और भारत का जो दार्शनिक सोच है उससे अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में यह शब्द अनेकों बार गूंजा है, जैसे वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को प्राथमिकता दी है। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना के लिए लगभग 50 पीस कीपिंग मिशंस में अपने सैनिक भेजे। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। आज प्रत्येक भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है। इसके साथ यह भी बता दूं कि कैसे यूएनओ ने भारत के प्रयासों को रिकॉग्नाइज भी किया है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये भारत की पहल थी और संयुक्त राष्ट्र ने इसको स्वीकार किया।
कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत के ही प्रयास हैं। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से ओतप्रोत रही है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की सोच हो या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार, सभी में इस भारतीय दर्शन की झलक दिखाई देती है। भारत की पार्टनरशिप्स का मार्गदर्शन भी यही सिद्धांत तय करता है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी के खिलाफ नहीं होता। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी को मजबूर करने का मंशा नहीं होता। पेंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी है। ये भी ध्यान देने की जरूरत है। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत की भूमिका को आप देखिए कि भारत किस तरह से वैक्सीन डिलीवरी की जो क्षमता है भारत की, वो पूरे विश्व की मानवता को संकट से बाहर निकालने के लिए काम आ रहा है और आगे काम आएगा। भारत ने क्या कुछ करके दिखाया है, कितना बड़ा कंट्री है। बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीय के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सिर्फ कुछ ही सालों में, 4-5 सालों में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से भारत ने जोड़ा है, जिस योजना का नाम है जन धन योजना। सिर्फ 4-5 साल में 600 मिलियन लोगों को ओपन डिफेकेशन से मुक्त करना भारत ने किया है। यह काम महत्वपूर्ण काम है। जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सारा काम हुआ है। 2-3 सालों में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ा गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। आज भारत अपने करोड़ नागरिकों को डिजिटल एक्सेस देकर एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित कर रहा है। भारत 2025 तक अपने प्रत्येक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रहा है। भारत अपने गांवों के 150 मिलियन घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान भी चला रहा है। हाल में भारत ने अपने 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से एक तरह से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है। पेंडेमिक के बाद एक नया परिस्थिति आ गया। भारत ने भी इस परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है। वुमेन इंटरप्राइज और लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं उठा रही है। भारत दुनिया के उन देशों में एक है जहां महिलाओं को 26 वीक का पेड मैटरनिटी लीव दिया जा रहा है। ट्रांसजेंडर के लिए भी हमारे पास कानूनी सुधार किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि किस रूप में भारत एक तरह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयास कर रहा है। ये भी आपको सूचित कर दूं कि जनवरी 2021 यानी जनवरी अगले साल से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है, हो जाएगा। 2021 से 2023 तक 2 साल के लिए भारत अपना दायित्व निभाएगा। भारत भरोसा दे सकता है पूरा दुनिया को कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनना पूरे विश्व के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये पूरा विश्व ने भारत पर यह विश्वास जताया है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात है। भारत विश्व से सीखते हुए, विश्व को अपना अनुभव बांटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। भारत को विश्वास है कि अपने 75वें वर्ष में संयुक्त राष्ट्र और सदस्य सभी देश इस महान संस्था को प्रासंगिक बनाए रखेंगे और इसके लिए मिलकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में संतुलन, बैलेंस बनाना और संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण यानी एम्पावरमेंट आज विश्व कल्याण के लिए अनिवार्य है। यह महत्वपूर्ण है कि ये हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत ही अनर्थ हो सकता है। अपने आप में संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक बन सकता है। देखिए, एक प्रयास चल रहा है। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील, इसे G4 कहते हैं, इन लोगों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अपना दावा किया है। इसके अलावा भारत ने
क्योंकि संयुक्त राष्ट्र चीन के जो एक तरह से एकाधिकारवाद का जो उदय हो रहा है, चाइनीज जो हेजीमोनी है, जो चाइना का राइज है, उसको स्टॉप करने में संयुक्त राष्ट्र फेल है, क्योंकि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और इवन कोई भी काम चीन के खिलाफ करेगा तो चीन इसको वीटो कर देगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसीलिए अगर आप देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन को एक तरह से पीसफुल रखने के लिए और एक तरह से हैसल फ्री इंडो पैसिफिक मेरीटाइम वाटर्स को रखने के लिए क्या किया गया है कि एक तरह से क्वाड की स्थापना की गई है, जिसे क्वाड्रिलेटरल डायलॉग कहते हैं, जिसमें यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा देश इसमें आता है। इन लोगों की स्थापना की गई है। तो कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण प्रयास है और संयुक्त राष्ट्र को स्थापना करने का। तो हमें इंतजार इस बात का है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आज किस रूप में इस बात को देखता है, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं हुए तो यकीन मानिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी कल की तारीख में इरिलीवेंट हो जाएगा। भारत जैसा जितना बड़ा देश जो आर्थिक और मिलिट्री रूप में और हर प्रकार से विश्व में एक प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखता है, जो इन्फ्लुएंशियल पावर रखता है, उसको कब तक दरकिनार किया जा सकता है। कहीं ना कहीं भारत को एकोमोडेट करना पड़ेगा, सुरक्षा परिषद को चेंज करना पड़ेगा और वीटो पावर का क्या किया जाए इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज 24 अक्टूबर है और आज इन सब बातों पर विचार करने का दिन है। तो एक कैसा लगा ये आपका आज ये विचार संयुक्त राष्ट्र और भारत की सदस्यता के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? अपने विचार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ये भी मैं बता दूं, जो मैसेज है जो यूपीएससी और बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और जो मैंने जिस लाइन पर आज एक तरह से मैंने जो टॉक किया है, जिस तरह से डिलीवर किया है, उसी लाइन पर आपको उत्तर देना चाहिए। एक बड़ा लोकतांत्रिक देश और भारत संस्थापक सदस्य देशों में भारत निश्चित रूप से एक आर्थिक शक्ति के रूप में, एक मिलिट्री पावर के रूप में अपना दावा स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर ये सुधार नहीं हुआ तो संयुक्त राष्ट्र के अप्रासंगिक होने से कोई नहीं बचाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।